आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस पे मैंने पहले भी एक दो वीडियो इस पे बनाए हैं और अक्सर अपने वीडियो में इसकी चर्चा मैं करता रहता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि इतने दिन के एक्सपीरियंस और डेली कुछ ना कुछ नए नए, कुछ कड़वे, कुछ मीठे, कुछ खट्टे अनुभव, एक्सपीरियंस होते रहते हैं हमारे मेडिकल फील्ड में पेशेंट्स के थ्रू, और इस फील्ड के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने लोग भी इस पूरे मेडिकल फील्ड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन सब के थ्रू कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में नए नए अनुभव, नए नए एक्सपीरियंस जुड़ते रहता है। उन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस को जोड़ के मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाएं और अपना एक्सपीरियंस हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी लोग नीडी हैं, उनसे साझा किया जाए, उनसे शेयर किया जाए, ताकि वो रियलिटी को समझे। क्या है ना कि जैसा कल एक डाइट पे वीडियो हमने ये करा था, तो उसमें हमने डाइट के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई जो कि जेन्युइन है। तो कहीं ना कहीं हम क्या होता है कि इस दुनिया के फंसावे में फंस जाते हैं, प्रचार तंत्र के फंसावे में फंस के हम अपने आप को भूल जाते हैं, सही चीज़ों को भूल जाते हैं, मतलब कि रूट को भूल जाते हैं, और स्टेम तने पे हम, मतलब जड़ को छोड़ के हम तना पे, मतलब कि ऊपर 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 उड़ते रहते हैं। और ऐसा ही मेडिकल के फील्ड में जब आप आते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको होती है, तो क्या होता है ना कि उस टाइम आपको कुछ सूझता नहीं है, हड़बड़ा के आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इन्हीं सब बातों में इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कहाँ कहाँ आपको अलर्ट रहना चाहिए, कहाँ आपको निश्चिंत रहना चाहिए, इन सभी बातों पे आज डिटेल में चर्चा करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाए, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, और ये वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो इसको आगे शेयर भी कर देना चाहिए आपको, ताकि और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी मौजूदा समय में, अभी प्रेजेंट जो रिसेंट हमारा टाइम चल रहा है, इसमें इलाज का खर्चा इतना महंगा क्यों है। इस पे हम अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगे, और हमको पता है कि लगभग सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, और ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनिंग वीडियो होगा, उनका आँख खोलने के लिए काफ़ी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते रहते हैं जो कि कहते हैं कि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, या फिर हम इतना जो आपका ये है वो पे नहीं कर सकते हैं। हम उनकी बात समझते भी हैं, जितनी ये हो सके हमसे, जितनी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके हम उनकी मदद करते हैं। और ये बात ढिंढोरा पीटने की नहीं है, बस ये बात इसमें आया, ये जो हम ये सारी बातें समझा रहे हैं, इसमें ये बातें इंक्लूड करनी है, इसलिए इंक्लूड किया जा रहा है, और कोई ज़रूरत है नहीं इसके। हम बात कर रहे थे कि अभी के समय में मौजूदा हालात में मेडिकल का खर्चा इतना महंगा क्यों है। आज की ही एक बात ले लेते हैं। एक मैडम हैं हमारे साथ, अपने बच्चे के लिए जुड़ी हुई हैं। उनके बच्चे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ऑटिज्म का सस्पेक्टेड, बॉर्डर लाइन टाइप ऑटिज्म है, और वो हैं शायद मेघालय से। वो खुद भी डेंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर खुद ही हैं, उनके हस्बैंड भी शायद डॉक्टर हैं, और उनके बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको लगी, ऐसा उनको लगा कि उनके बच्चे को प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम में क्या लगा कि फेस में थोड़ा सा एक साइड में बोलने में या मुंह खोलने में एक साइड ऐसे ऐसे होठ हल्का हल्का खिंच रहा, ऐसा उनको लगा कि नमनेस टाइप, मतलब सुन्नापन, या फिर थोड़ा थोड़ा खिंच रहा है ऐसे करके। तो इसकी वजह से वो परेशान हो गई। उन्होंने हमारी टीम से संपर्क किया कि मतलब कि सर के साथ एक ये कर दिया जाए, एक अपॉइंटमेंट दे दिया जाए, उनसे कुछ कुछ डिस्कस करना है, हम इसको लेके थोड़ा ज़्यादा वरीड हैं, परेशान हैं। तो मुझे बताया गया, तो पेशेंट से फ्री होके मैंने एक टाइम दिया उनको, उसमें डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे 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 है। बच्चे को मैंने थोड़ी देर देखा, वो रो रहा था तो उसको हटा दिया गया, क्योंकि सीरियस डिस्कशन था, तो पेरेंट्स से ही बात करना ज़्यादा बढ़िया था। अब क्या हुआ कि उन्होंने बताना शुरू किया
एक तो जगह का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो सब जगह ज़्यादातर समय तक वो ठंडा रहने वाला जगह है, वो कोल्ड प्लेसेस में आते हैं, वो बारिश वहाँ ज़्यादा होती है, तो ये सब ये है, तो वो ठंडा जगह है। उन सब जगहों में जब मौसम चेंजिंग पे होता है ना, तो अगर ठंडे से आप गर्मी की तरफ जा रहे हैं, अक्सर हमारे यहाँ भारत में तो अलग अलग तरह के मौसम हैं, तो अलग अलग तरह के मौसम है, तो एक मौसम से दूसरे मौसम में जब हम एंटर करते हैं तो देखते हैं कि सबको सीजनल फीवर वगैरह, थोड़ा सीजन चेंज होने का उसके एक्सपोजर में आप आ गए तो प्रॉब्लम आपको होगी, सारे लोगों को होती है। तो उसी तरह का क्या होता है कि जब आप कोल्ड से, जैसे सर्दी का सीज़न हमारे यहाँ अभी चल रहा है, हमारे बिहार में, यूपी में, इन सब जगहों में सर्दियों का सीज़न आ चुका। अब हम क्या है कि गर्मी से हम धीरे धीरे अब सर्दी की तरफ बढ़ रहे थे, बरसात, उसके बाद धीरे धीरे सर्दी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग वाली जो स्टार्टिंग होता है सर्दी का, जो स्टार्टिंग वाला मौसम होता है, महीना होता है, उसमें जनरली लापरवाही बरती जाती है। तो उसमें इन्हीं सब में क्या होता है कि ठंड लगना, जिसको बोलते हैं कोल्ड एक्सपोजर वगैरह हो गया, आपको ठंड लग गया, ठंड लग गई बोलते हैं, ठंड लग गई, उसके बाद से आपको हल्का हल्का फीवर आना शुरू हो जाएगा, गला आपका ये हो जाएगा, आपका नाक जाम हो जाएगा, ये ठंड लगने का लक्षण है। तो होता क्या है कि हम लापरवाही बरत देते हैं, अभी उसी ये में है, मौसम चेंज हो रहा है, फिर भी रात में अभी पंखा चला के कंबल ओढ़ना, ऐसा जो मौसम होता है तो नहीं होता है कि उस टाइम में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सर्द गर्म बोलते हैं कि सर्द गर्म हो गया, तो सर्द गर्म क्या होता है कि आप गर्मी से ठंडे में जा रहे हैं तो उसका एक एक्सपोजर हो गया, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यही एक्सपोजर क्या हो ना कि अगर ठंडे से आप गर्म में जा रहे हैं, गर्मी के मौसम में जा रहे हैं, या फिर गर्मी से ठंडे के मौसम में जा रहे हैं, स्पेशली एडवांस एज के लोगों में और बच्चों में ज़्यादा ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर एक्सपोजर ज़्यादा हुआ, कोल्ड एक्सपोजर या फिर हीट एक्सपोजर, अब कोल्ड एक्सपोजर जैसे कि आप क्या हुआ कि आप गर्म माहौल में रह रहे हैं, आप सिंपल सी बात ऐसे जगह में रह रहे हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आप सडनली किसी ये में एंटर करते हैं, किसी मॉल वॉल में, वहाँ की देख रहे हैं कि काफ़ी चिल सा माहौल है, एसी चल रहा है, वहाँ पे कई सारे एसी चल रहे हैं, सिनेमा हॉल वगैरह में आप ये कर रहे हैं, तो गर्मी से आप ठंडे में गए, ठंडे से आप क्या हुआ कि उतने देर ये करके उसके बाद सिनेमा ख़त्म हुआ, तो आपका नेक्स्ट शो है उसका, तो उसको सफाई करनी है आपको, तो तुरंत ही निकलना है। आप भी वहाँ से क्या होता है कि निकलेंगे और सारा काम करेंगे, तो एक तो गर्म माहौल से आप एसी में गए, एसी से निकल के फिर बाहर में आए, इसकी वजह से क्या होता है कि आपको हीट एक्सपोजर हो सकता है। गर्म से ठंडे में गए तो चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये हो, फिर उस ठंडे से जैसे गर्म में आएंगे, हीट एक्सपोजर आपको हो सकता है। अब क्या है कि ज़्यादातर ये में कोल्ड एक्सपोजर की बात करें तो ज़्यादातर ये होता है कि बहुत सारे लोग रात में सोते हैं, एसी चला के सो गए, गर्मी है, थोड़ी बहुत भी गर्मी है, लेकिन लोगों की आदत जो बिगड़ी हुई है, तो क्या करेंगे, एसी का टेम्परेचर इतना डाउन कर दिया कि वो एकदम पूरा माहौल एक ही हुआ। एक मेरा पेशेंट था, उसका ये है कि होटल का अपना बिजनेस है, उन लोग का अपना होटल वगैरह भी है, तो क्या है कि अब करीब होने की वजह से एक बार हम उनके बुलाने पे घर गए थे मिलने के लिए, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, पहले क्लिनिक में आते थे, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्लोजनेस बढ़ गई थी, तो एक बार मिलने के लिए घर गए थे, तो वहाँ पे आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उस आदमी को मतलब यही सर्दी खांसी बुखार हुआ था, वायरल फीवर होगा या सीजनल फीवर था। मतलब उस सिचुएशन में भी वो आदमी उसके बेडरूम में जब गया तो मतलब कि मास्टर ये था, और 2-2 एसी लगा हुआ, 16 पे वो लेके चल रहा है, टेम्परेचर इतना डाउन किए हुए है, और वो आदमी मोटा सा कंबल ओढ़ के पड़ा हुआ है, और बाहर में इतनी भयंकर गर्मी है, जून जुलाई का महीना रहा होगा। हम एंटर किए, वहाँ पे गए, तो क्या हो रहा है कि मतलब वहाँ पे इस तरह का ठंडा के मतलब कि खुद कंपकपी, थोड़ी देर में कंपकपी होने लगी। मैंने एसी बंद करवाया, एक एसी, और टेम्परेचर थोड़ा बढ़वा दिया। उसके बाद इतना ही नहीं, उसकी वाइफ क्या करी कि अब जाके एक, अब गए हैं तो मिलने के लिए गए हैं, तो अब एक सेव एप्पल काट के लेके आई कि कुछ इनको दें खाने के लिए। तो यकीन मानिए ईमानदारी से, मतलब कि अभी भी याद है, वो 4-5 साल पहले ही घटना।
वो एप्पल टच करने से ही लग रहा था कि जैसे कि वो हिमालय, जनरली ये बर्फीले और ये सब रीजन में होता है ना, लग रहा था कि हिमालय के बर्फ में से वो निकाल के लेके आया गया, इतना ठंडा वो फ्रोजन था वो। उसके बाद जो पानी आया उसमें ऐसे बुलबुले निकल रहे थे, लग रहा था कि कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन वो पानी था। तो फिर मैंने ये करा कि ना वो एप्पल मैंने खाया, ना वो पानी मैंने पिया, एसी मैंने बंद कराया, थोड़ी देर बात किया, उसके बाद फिर से वहाँ से निकल गए। क्योंकि पता था कि अगर इस तरह का ये रहेगा, ज़्यादा देर इसमें रह जाए, बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम तो अपना बाइक लेके गए थे, बाहर निकलेंगे तो उसके बाद तो हमको ही हीट एक्सपोजर हो जाना है और कोई प्रॉब्लम हो जानी है। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से, जो अपनी आदतों की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, और तब कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो ये करा ही नहीं। तो ये सब हीट एक्सपोजर, कोल्ड एक्सपोजर हम समझा रहे थे। तो ये होता है हीट एक्सपोजर। जब ज़्यादा ठंडे में आप ये रहने लगेंगे, ज़्यादा ठंडे 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 ये में रहने लगेंगे, कभी ओवर ये हो जाएगा, उसके बाद आपको कोल्ड एक्सपोजर होगा। वो टेम्पररी पैरालिसिस का सिचुएशन हो सकता है। आपको अगर क्रेनियल नर्व का कहीं ये हो गया, 7th क्रेनियल नर्व जनरली इन सब ये में अफेक्टेड होता है, और भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि एडवांस एज में और बच्चों में अगर कान में ठंडी शीतलहर जब चलती है, हमारे यहाँ शीतलहर बोलते हैं कि मतलब कि एकदम ठंडी बर्फीली हवा चल रही है, कान आपने नहीं बांधा है क्योंकि आपको हीरो बनना है, बाल बिगड़ जाएगा और ये सब, तो कान में जब हवा जाएगी, वहाँ से जाके जब हवा ज़्यादा ये हो जाएगी तो हमारा क्रेनियल नर्व एक है जिसको 7th क्रेनियल नर्व बोलते हैं, फेशियल नर्व उसको बोला जाता है। वो हमारे पूरे फेस के मसल्स को सप्लाई करता है, तभी हम बोल पा रहे हैं, कोई भी एक्सप्रेशन दे पा रहे हैं। तो वो अगर हल्का फुल्का भी ऐसे टेम्पररी डैमेज होता है, तो टेम्पररीली अगर डैमेज वो होता है तो फेशियल पाल्सी आपको हो सकता है। ठीक है, फेशियल पाल्सी हो जाएगा तो क्या होगा कि अगर आपको राइट साइड का ये हुआ है, राइट साइड का फेस अफेक्टेड हुआ है आपका, तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही इधर मसल कमज़ोर होगा, ये इस तरह की तरफ, ये इधर वाला मजबूत है तो खींच लेगा। नहीं होता है कि कोई बड़ा ज़मींदार टाइप आदमी है तो उसको ज़मीन कोई किसी का ये लग गया, सूटेबल लग गया, उसका कोई काम हो रहा है, उसको थोड़ा ज़मीन की कमी पड़ रही है, बगल में किसी का है, किसी कमज़ोर का, गरीब गुरबा आदमी का, बोलते हैं ना गरीब गुरबा आदमी का, तो उसको क्या करेगा कि वो ये करके दबा के उसका ज़मीन हड़पने का, ये वैसा ही होता है। जब इधर का मसल आपको कमज़ोर होगा, इधर वाला खींच लेगा, ऐसे आपका फेस निकल जाएगा। ये जिनमें ज़्यादा अफेक्ट हो गया, तो बच्चों में जनरली कम अफेक्टेड हुआ। अगर कम अफेक्टेड हुआ, जिनमें माइनर हुआ, तो उनको क्या होगा कि हल्का सा कहीं कहीं गया तो लोअर लिप, अपर लिप, जनरली लोअर लिप, उसमें हल्का सा फेस ड्रॉप देखने को मिलेगा, हल्का सा आपको। और वो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपर स्माइल करने में थोड़ा सा खींचेगा, बोलने में थोड़ा सा खींचेगा। इसके अलावा आपको क्या है कि जब पानी पिएंगे तो क्या होगा कि वो साइड से पानी गिरेगा, लार वार हो सकता है कि गिरने लगे आपको। थोड़ा उससे ज़्यादा अफेक्टेड अगर होगा तो आँख वाँख भी प्रॉपर बंद नहीं होगा। क्या होगा कि जिस साइड, अगर इस साइड का मैंने बताया, तो इसमें क्या होगा कि आँख लाल लाल हो जाएगा, आँख से पानी गिरते रहेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके बाद मतलब कि ये करना होता है कि कान, इसीलिए इसके लिए मतलब ये करने के लिए, इससे बचने के लिए कान ढक के रखना। और आँख से पानी गिर रहा है तो उसमें जब भी बाहर निकाल रहे हैं बच्चे को, तो चश्मा पहना के कि डायरेक्ट आई में हवा का एक्सपोजर नहीं हो, नहीं तो उसकी वजह से भी इस तरह का डैमेज हो सकता है। इस तरह का जो हम फेशियल पैरालिसिस की बात कर रहे थे, फेशियल पाल्सी की बात कर, ये टेम्पररी सिचुएशन है। ये महीना जनरली 20-25 दिन, 1 महीने में ये फिजियोथेरेपी से और कुछ कुछ दवाएं जो इसके लिए ज़रूरी है उससे वो ठीक हो जाती है। इतनी सारी बातें बताने के पीछे ज़रूरी ये मतलब मेरा मकसद ये था, उद्देश्य ये है कि और सारे लोग जो लापरवाही बरतते हैं वो लोग ध्यान देंगे। तो उसके बाद उन्होंने आज का जो सेशन हुआ, उन्होंने ये सारी बातें डिस्कस करी, हमने ये सारी बातें उनको समझा दी कि इस तरह का सिचुएशन होता है। तो ये इसमें हड़बड़ाने वाली कोई भी बात नहीं है। ये कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि जिसको हड़बड़ा के और किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास भागा जाए और किसी बड़े बड़े ये में हॉस्पिटल में जाके और फिर ये होता है। हालांकि वो जैसे लेमैन तो वो नहीं है, मतलब जनरली लोग तो हड़बड़ाते हैं तो समझ में आता है, वो खुद भी इस मेडिकल फील्ड से हैं। लेकिन जब उनके साथ भी ये सिचुएशन आई
तो अपने बच्चे के पे आता है तो सबके साथ यही होगा। मेरे हो सकता है कि हम यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, हमारे साथ ये सिचुएशन हो तो हम भी होपलेस होकर कुछ ऐसा डिसीजन ले लें। लेकिन ऐसा डिसीजन लेने से पहले क्या होता है कि हमको तो अवेयर रहना चाहिए, इन सारी चीज़ों को जानना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझना चाहिए। तो उनको, मैडम को मैंने समझाया, ये सारी बातें उनको समझा दी। उसके बाद बोले कि मतलब उन्होंने बहुत ये करा कि सर सारा टेंशन हमारा दूर हुआ, नहीं तो हम तो मतलब कि पूरी तरह से ये कर लिए थे कि बेंगलोर लेके जाएं कि कहाँ लेके जाएं, कहाँ हॉस्पिटल में ये करें, कौन से बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं। हॉस्पिटल में लेके जाने का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग का प्रोसीजर सबको पता है कि किस तरह का सिचुएशन रहा होगा। जैसे मैंने इतना ईजिली उनको बातें समझाई। अगर हम किसी हॉस्पिटल के हेड होते, हॉस्पिटल के किसी बड़े ये में होते, तो फिर उसके बाद ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ, ये MRI कराओ, ये CT स्कैन कराओ, ये EEG कराओ, ये कराओ, वो कराओ, जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी होती हैं। इसके अलावा अननेसेसरी इतनी सारी दवाएं लिख के हम दे देते कि ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ। आप चूंकि मजबूर हैं और आपने ही डिसीजन लिया कि हमको बड़े हॉस्पिटल में जाना, आप वहाँ भाग के गए। तो जब आप वहाँ भाग के गए तो अब जो जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। नहीं मानिएगा तो फिर कहेगा कि आप अपने पर, जब अपने मन से करना है तो क्यों लेके आए हमारे यहाँ। कुछ रिस्क है तो अगर कोई इसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये आप ये कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं इसमें। तो ऐसे सिचुएशंस आ जाती है ना कि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। आपको ये लगेगा कहीं हम हमारा डिसीजन लिया वो कुछ गलत हो गया तो सारा ब्लेम हम पे आ जाएगा, हम क्यों ये करने जाएं। तो फिर उसके बाद वो जो जो चीज़ें कहेंगे वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और इन सारी चीज़ों में क्या होता है ना कि देखिए क्या होता है, जितने भी कॉरपोरेट टाइप के ये हैं हॉस्पिटल्स हैं, वो अब जनरली 5 स्टार होटल्स से भी महंगे होते जा रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, ये तो सही बात है ना, ये तो सारे लोग जानते हैं, सारे लोग समझते हैं। इंटेंशनली हमको किसी का नुकसान करने का ये नहीं है, मेरा इंटेंशन ही वैसा नहीं है। हम तो बस आप लोगों को अवेयरनेस के पर्पज़ से बता देते हैं कि ये होटल्स हो गए हैं धीरे धीरे। आप बड़े बड़े होटल्स में जब जाएंगे तो जिस तरह का आपको वहाँ देखने को आलीशान ये मिलेगा कि आप तो रिसेप्शन पे जाते ही भूल जाएंगे सारी चीज़ें। उसके बाद आपको जितना मांगेगा, आपको 5 मांगेगा, आप 10,000 रुपया उठा के देंगे। इस तरह का आप वहाँ पे सारी चीज़ें भूल के कि नहीं यहाँ तो बार्गेनिंग नहीं करना, यहाँ तो ये नहीं करना, यहाँ तो नहीं। उसी तरह का आजकल के हॉस्पिटल्स का भी सिस्टम हो चुका है। तो फिर आपको तो ये होता है, उस पर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। गब्बर इज बैक, इसमें आपको अगर देखना हो तो काफ़ी अच्छी फिल्म है इस तरह से रिलेटेड, आपको सारी बातें वहाँ समझ में आ जाएंगी। तो ये फिर हम इतनी सारी बातें बताए आपको, इतनी सारी बातें बताने के पीछे यही है, मोटिव ये है कि आप मेन बात को समझें कि खर्च का कारण क्या है। इतना, जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि मेडिकल आजकल के समय में, अभी के समय में एजुकेशन और मेडिकल, ये दोनों चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये आम आदमी ही डिसीजन लेता है कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हड़बड़ा के बड़े बड़े ये में कूद जाना, और उसके बाद जाने अनजाने में कूद गया तो उस डिसीजन तो अपना ही है ना। उसके बाद लाखों लाख का खर्च बैठता है आपका, तो ये डिसीजन तो आपने ही लिया है, तो फिर भुगतेंगे भी आप ही। अभी कुछ दिन पहले मैंने, कोई एक कवि हैं उनका, मैंने एक राइटर हैं, मैंने उनका कुछ ये सुना, ऐसे ही रील वील में आ रहा था तो मैंने देखा कि वो बोले कि आम आदमी क्यों है, मतलब कि वो लीची क्यों नहीं है। लीची आदमी भी बोला जा सकता है, वो केला आदमी क्यों नहीं, वो तरबूज आदमी क्यों नहीं है, वो और भी सारी चीज़ें, वो कटहल आदमी क्यों नहीं है, आम आदमी ही क्यों होता है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने मतलब कि इस पे ये करा है, एक सटायर है कि आम जो होता है ना, आम तो जब वो छोटा छोटा होता है तो उसको टिकोला, हमारे यहाँ तो टिकोला बोलते हैं, हमारे बिहार में टिकोला, कुछ लोग कैरी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ टिकोला बोला जाता है जब आम छोटा छोटा होता है। तो जिसका मन करता है वो आके ढेला उठा के मारा, तोड़ लिया, गिरा, उसको अपना लेके गया, चटनी पीस, उसको ले जाके छील छाल के उसको अपना चटनी बना दिया। ऐसे ही हम लोग या फिर जनरली आम आदमी यूज किए जाते हैं हमारे लोकतंत्र में, वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के द्वारा, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के द्वारा, वो बड़े बड़े नेता मंत्रियों के द्वारा, और ये सारी चीज़ें। इसके बाद
जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब कि आम बड़ा हो गया, तो उसके बाद उसको तोड़ के जब मन किया उसमें मिर्च मसाला भर के उसका अचार लगा दिया। उसके बाद क्या होता है कि जब वो पक गया, मतलब पूरी तरह से वो मैच्योर हुआ, तो मैच्योर हुआ तो उसको तोड़ के और पूरी तरह से निचोड़ निचोड़ के उसको चूस लिया जाता है। तो आम आदमी लोकतंत्र में इसीलिए आम आदमी है, वो लीची आदमी नहीं है, वो केला आदमी नहीं है। सटायर है लेकिन काफ़ी जीवंतता है इस बात में, और सारा का सारा खेल यहीं पे है। अब ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि मेडिकल खर्च इतना महंगा क्यों है, क्योंकि हम लोग जड़ को छोड़ रहे हैं। हम जैसे स्टार्टिंग में बात की कि रूट से ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं, हम जमीन से ऊपर उठ के हम लोग ये कर रहे हैं। हम लोग अपनी सभ्यता संस्कृति, खान पान, रहन सहन, जो अपनी सभ्यता संस्कृति छोड़ के हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। अगर हमारा देश है, जैसे डाइट वाले वीडियो में हमने बताया कि सभी तरह के संसाधनों से परिपूर्ण हमारा देश है। सभी तरह के संसाधनों से, मानव संसाधन से लेकर जीव जंतु से लेकर, इतनी विविधताएं हैं, इतने, ये पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है कि हमको थोड़ा मॉडर्न बनने के चक्कर में, मतलब शो ऑफ के चक्कर में, हमको क्या करना है कि दिखावे के चक्कर में दूसरों को कॉपी करना है, दूसरों की तरह बनना है कि हम, मतलब कि ये कहाँ है, लेकिन हम अपना ये कर रहे हैं। जड़ को छोड़ के कहीं भी ये नहीं हो सकते। खान पान हमारा दूषित है, ढंग से हम खाना पीना नहीं खा रहे हैं। सोना हमारा डिस्टर्ब है, टाइमली हम सो नहीं रहे हैं, उठने का कोई टाइम नहीं है। चलना फिरना किसी को पसंद नहीं है। खाना खाया, सोफे पे पड़ गया, मोबाइल चला रहे हैं, रील चलाए घंटों घंटे चला जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। हमको क्या है कि कहीं कुछ सामान लेने के लिए जाना है, तो अगर 10-20 कदम 50 कदम के लिए जाना है तो हम गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है। हम टाइम किल नहीं करना चाहते हैं। और फिर आके सामान लेके जब हम जैसे आते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, 1-1.5 घंटे हम किसी नेता का, मंत्री का, किसी न्यूज़ चैनल पे डिबेट देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए टाइम है। हम अपने हेल्थ के लिए, अपने चलने फिरने के लिए, अपने चलने से अपनी फिटनेस भी आती है। और उसके अलावा क्या होता है कि आप थोड़ा बाहर का ये मिलेगा चलने से। हम तो अपनी बात करें तो हम, क्या होता है कि जब भी मौका मिलता है तो ज़्यादातर समय में पैदल चलना चाहते हैं। कभी कभार गाड़ी वाड़ी ख़राब हो गई, वो कुछ प्रॉब्लम उसमें आ गई, सर्विस सेंटर में चला गया, तो है कि भाई अब कैसे चलेंगे, कुछ उसके लिए दूसरा ऑप्शन लाया जाए। तो नहीं भाई, उसके लिए है कि हम ये कर सकते हैं कि थोड़ी दूर पैदल चल सकते हैं, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स इतने हैं कि हम यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा दूर से चल लेने से क्या होता है ना कि कभी कभार क्या होता है ना कि आप बहुत दिन तक बंद रहें, उसके बाद जब आप निकलें अपने आसपास पैदल थोड़ा, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये दुकान यहाँ कब से है, अच्छा ये पेड़ यहाँ पे कब से है, या फिर लगेगा कि मतलब एक नई दुनिया में आप आ गए हैं। तो चलना फिरना, कभी कभार आप ओपन ये से चले, ई रिक्शा वगैरह हम जो हमारे यहाँ चलता है, तो अपनी गाड़ी से जाना, बंद टाइप होके जाना, अपने ये में कि यहाँ से सेट करना कि हाँ क्या है कि कहाँ से पिकअप का लोकेशन क्या है, ड्रॉप का लोकेशन क्या है, यहाँ से उठे सीधे वहीं भागे। कभी आप ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, ओपन टाइप में जो गाड़ी होते हैं आजकल, ई रिक्शा वगैरह और ऑटो वगैरह, रिक्शा वगैरह लेके आप चलें, तो आसपास का देखें नज़ारा कितना सुंदर है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि मूड फ्रेश रहता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह का सिचुएशन नहीं आता। पैदल चलने से आपका शरीर क्या होता है कि थोड़ा फ्री रहता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जब आप बीमार, तो प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होगी, ओबेसिटी नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा। आप खाना खा के तुरंत लेट के रील नहीं देखेंगे तो आपको एंजाइटी नहीं होगी तो डिप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होगी तो ओबेसिटी नहीं होगी। मतलब सारा चीज़ें यहीं घूम फिर के आ रहा है। जब आपका दिमाग फ्री, शरीर फ्री रहेगा, दिमाग फ्री रहेगा। अब जब दिमाग फ्री रहेगा, दिमाग, शरीर एक्टिव है तो दिमाग एक्टिव है, दिमाग एक्टिव रहेगा तो आपको क्या खाना क्या नहीं खाना ये समझ में आएगा। और जब ये समझ में आपको आएगा
तो फिर आपका शरीर सही रहेगा। तो फिर ये सारी चीज़ें ऐसे ही गोल 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 चक्कर घूम के आती है। अभी तो एक दो और कहीं से मैंने देखा कि लाइफ साइकिल, जो जीवन चक्र क्या है, तो वो आपको जीवन का सार इसी में मिलेगा ओवरऑल, कि किसी हॉस्पिटल में आप जाइए। जनरली लोग, मरीज को ये भर्ती होता है तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए रहते हैं, तो उस मरीज के लिए क्या करते हैं कि ढेर सारे फल फ्रूट लेके आते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड है कि किसी से आप मिलने जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में कोई है तो उसके लिए 1 किलो सेब या 1 किलो अंगूर या फिर 1 किलो संतरा वगैरह खरीद के लेके गए, क्योंकि वो बीमार है। हमको पता है कि वो बीमार है, इसलिए उसके लिए हेल्दी चीज़ें लेके जानी है। हम हेल्दी चीज़ें लेके जाते हैं, उसको देते हैं, उसको वो सारी चीज़ें खिलाई जा रही हैं कि जल्दी से जल्दी ये स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए। और वही हॉस्पिटल के परिजन जो उससे मिलने के लिए गए, हॉस्पिटल के बाहर जब मिल के आते हैं, कुशल क्षेम पूछ के आते हैं, तो बाहर में आके उसी ठेले पे वो समोसा और चाट और अपना पापड़ी और कुरकुरे और क्या क्या खाते रहते हैं, जिस ठेले से वो खा के बीमार हुआ। तो फिर ये खा रहे हैं, फिर ये बीमार होंगे, वो फल लेके जाएगा। मतलब जीवन चक्र, लाइफ साइकिल यही है। और ये सही बात है, सटायर है लेकिन रियलिटी भी यही है। तो इसीलिए हमारे ये में बोला जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी निकले वाणी। अब आप दारू पी लेंगे तो उसके बाद अलबल अंट बकेंगे, आप पानी पिएंगे तो ढंग की बात बोलेंगे। उसी को अब अलग अलग पानी पिएंगे तो अलग अलग तरह की बात आपकी होगी। तो इसीलिए ये करा जाता है कि इन सब चीज़ों, खान पान, लाइफस्टाइल, अपना रूटीन जो लाइफ का ये है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं कि आपको जिम जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डेली 2 घंटे एक्सरसाइज करें, नहीं है। आप डेली रूटीन में जो चीज़ें कर रहे हैं वही करें, लेकिन सिर्फ आपका दिमाग कंसंट्रेटेड रहे कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं और इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो उसी हिसाब से आप लिमिटेड खाएंगे। लिमिटेड जब आप खाएंगे तो आपकी बॉडी फ्री रहेगी। बॉडी फ्री रहेगी, ओबेसिटी नहीं आएगी, मतलब मोटापा नहीं होगा, फिर आपको कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब जब आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे ही नहीं तो कुछ भी आप जो मिले वो खाते जाएंगे, जो मिले वो खाते जाएंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमको जनरली भूख नहीं भी होती है तो रात के टाइम में क्या है कि हम कहीं से बाहर से कुछ खा के आए, भूख नहीं भी है, घर वाले पूछ लिए कि खाओगे खाना, और घर वाले भी हमारे वैसे हैं कि अगर नहीं खाया तो फिर डांटेंगे कि ये बाहर में अनशन खाते रहता है, घर का खाना नहीं खाता। आप भी मजबूरी में डांट सुनने के में खा लेते हैं। फिर उसके बाद वो ओवरडोज हो गया, अब रात भर आपके पेट में पड़ा रहा, सही से डाइजेशन नहीं हुआ, सुबह पेट फ्रेश नहीं हुआ, फिर मूड फ्रेश नहीं हुआ, फिर आपको स्ट्रेस हुआ, एंग्जाइटी हुई, यही प्रॉब्लम हुई, यही सारा लाइफ सर्कल है। तो फिर ये सारी चीज़ों के लिए अवेयर आपको खुद से होना होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के अपने यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है उसको अपनाएं, और उसको अपनाने में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो हमारे यहाँ दुनिया के बहुत सारे ये पे फूड्स पे रिसर्च किए गए हैं कि कौन सा फूड कैसा ये है, तो मैक्सिमम रिसर्चेज में ये आया कि हमारे यहाँ जो, हमारे देश में जो जनरली दाल चावल सब्जी कॉमन है हमारे यहाँ। कुछ लोग के यहाँ राजमा चावल, कुछ लोग के यहाँ कुछ, लेकिन दाल चावल सब्जी एक ये कॉमन है। सबसे बेस्ट खाना ये होता है, रोटी सब्जी सबसे बेस्ट खाना ये होता है। और वो अगर आप सही से ले रहे हैं तो सबसे न्यूट्रिशियस, सबसे बेस्ट आपके शरीर के पोषण के लिए सबसे अच्छा होता है। ये चीज़ें आप लें, आप खाएं, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि पूरी तरह से फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि हम बीमार भी नहीं पड़ते हैं, हम भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन क्या है कि वो बीमारी उस तरह की नहीं होती है जिसमें कि हमको इमरजेंसी में कहीं एडमिट होना पड़े। इमरजेंसी में बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स वगैरह और जो कि दवाएं नहीं लेनी चाहिए वो भी हमको लेना पड़ जाए, स्टेरॉइडल दवाएं लेनी पड़ जाए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं, हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है, तो ज़्यादातर ऐसे सिचुएशंस में हम लोग ये करते हैं कि डाइट से ही ठीक करना। डाइट के अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो उसमें होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह यूज कर लिया। जैसे अभी अपनी बात करें
कुछ दिन से गले में खराश वगैरह है, कुछ भी थूक वगैरह घोटने में गले में लग रहा था कि अटक रहा है, कांटे की तरह चुभ रहा है। तो सिंपल कुछ नहीं है, जैसे इतना तो कॉमनली ये है कि घरों में होता है कि कच्चा हल्दी आपको मिल जाएगा। मेरा बगीचा वगैरह है, उसमें हल्दी वगैरह ये रहता है। गांव से हम लोग जाते हैं या कोई आता है तो मंगवा लेते हैं। एक बार हल्दी एक पॉलीथीन मंगवा लिया, वो पूरे सीजन चलते रहता है। तो कच्ची हल्दी थोड़ा सा लेके उसको ओखल वगैरह में कूट के और ये पानी में डाल दिया और उसी में थोड़ा अदरक वगैरह डाल दिया, थोड़ी काली मिर्च वगैरह डाल दी, थोड़ा खौला लिया उसको, और वो आप उसमें गुड़ वगैरह डाल दिए, चीनी नहीं गुड़ डाल दिया और उसको लेके पी लिए। उसके बाद से एक दो वीडियो में आप लोग को मेरा हाथ दिख भी रहा होगा कि पीला हो। तो क्या होता है, ये कभी कभार अपने से भी हम लोग बना लेते हैं। तो अब उसमें ये करने में हल्दी, कच्चा हल्दी पकड़ने में क्या होता है कि हाथ वाथ में पीलापन हो जाता है। बस वो डाल दिया, ये कर लिया, वो पी लिया। उसके बाद से गले में खराश खत्म। 2-3-4 बार आपने ये कर लिया, दिन भर में ले लिया, उसके बाद सारा थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह है वो खत्म हो गया। इसके लिए हम कहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एंटीबायोटिक देगा किसी डॉक्टर, मतलब अपने से कॉमनली मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर्स हैं, हम उनको फ़ोन करेंगे। एक हैं मेरे परम मित्र हैं, वो उनको फ़ोन करेंगे तो वो करेंगे कि सर आप तो बस ऐसे ही ये में रहते हैं, आप तो मेडिकल साइंस को झूठा ये करने में लगे रहते हैं, आपको देख लीजिए हम चैलेंज करते हैं, एंटीबायोटिक लेना ही पड़ेगा तभी आप ठीक होंगे, ऐसे नहीं ठीक होंगे, ठीक हो भी जाएंगे कुछ दिन के बाद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा वो चैलेंज करते हैं। और मैंने भी उनको ये करा था पिछले कुछ दिन पहले, एक्यूट डेंगू के सिम्टम्स आए थे, मैंने भी उनको ये करा। हम भी आपको चैलेंज करते हैं कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं होगी और 1 सप्ताह में हम ठीक होकर दिखाएंगे, हम ठीक हो गए। उनको बोला कि पूरी तरह से हम ये हैं। और क्या है कि आपके एंटीबायोटिक लेने से जो प्रॉब्लम हमको क्रिएट होती वो क्रिएट होने से बच गया। मतलब कॉम्प्लिकेशंस इसके बाद, ये डेंगू के बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमको नहीं हुए, हमको वीकनेस नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हर किसी को, ये हमारे ये में देने, ये हमको विरासत में ये चीज़ें मिली हैं, हर किसी के घर से, हर किसी के घर से ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। हम एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ और बताना चाहेंगे। जैसे एक बार 7-8-10 साल के रहे होंगे, उतना एग्जैक्ट याद नहीं है। सुबह उठे तो हाथ में क्या हुआ कि यहाँ पे एक घाव सा निकला हुआ और पूरा वो आग की तरह लहर मारे, पूरा आग की तरह लहर मारे। मतलब इतना लहर कि मतलब हमको लगता था कि कोई चाकू लेके, गड़ासा लेके इसको काट दे कि कम से कम इससे दूर हो जाए। कटा हुआ दर्द हम सह लेंगे, लेकिन ये जो लहर मार रहा था वो दर्द नहीं सह पाएंगे। तो हमारे यहाँ अंगारमती बोला जाता है इसको, कोई लोग कुछ बोलते होंगे, हमको इसका मेडिकल टर्म क्या होता नहीं पता। इसी उंगली में हुआ था ये याद है। ये पूरा घाव एकदम टभकना जो बोलते हैं कि मतलब कि इंटेंस पेन था इसमें। थोड़ी थोड़ी देर पर लगता था कि कोई मार रहा है, एकदम से छड़, नुकीली छड़ चुहा रहा है, उस तरह का दर्द होता था। बहुत दर्द हुआ, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, बहुत ये हुआ। उसके बाद ये करा गया कि मेरी बड़ी मम्मी हैं, तो उनको बताया गया, तो वो बोले कि अच्छा एक काम कर। पापा जी को बताया गया तो उन्होंने होम्योपैथिक दवा दे दिया, लेकिन थोड़ी देर आराम हुआ, फिर उसके बाद से वही हुआ। उन्होंने क्या करा, बड़ी मम्मी, उन्होंने क्या किया कि पीली वाली जो मिट्टी होती है, आप लोग मुल्तानी मिट्टी समझ रहे होंगे, वो हमारे यहाँ नदी के आसपास में, हमारे यहाँ नदी वदी है ना, तो उसके किनारे किनारे वो पीली वाली मिट्टी मिलती है। वहाँ से लोग बड़ा बड़ा ये ले आके उसको एक क्या करते हैं, हेमिस्फीयर में सेमी सर्कल बना के और उसको रख लेते हैं। वो सालों साल काम होता है। तो कई 5-6 पीस बना के उसको बड़ा बड़ा ये करके रख लेते हैं, उसे बाल वाल धोने के लिए। और ये वो क्या करी, वो रखती थी ये सब चीज़ें, वो लेके आई, पियरी माटी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो पियरी माटी वो लेके आई, थोड़ा सा तोड़ के उसको मिट्टी में, उसको पानी में थोड़ा सा गूथा और उसको लेके इसमें पूरा छाप दिया। बोले कि इसको बढ़िया से छाप दो और पूरा एकदम तरह से इसको ये कर दो, मिला दो कि जैसे पूरी तरह से प्लास्टर टाइप हो गया। हमने कर दिया। उसके पीछे क्या है साइंस, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, ना उनको पता, ना उस एज में हमको पता। उसके बाद क्या हुआ कि वो छापने मात्र से ही कुछ देर में लहर इसकी कम हो गई। ये जो लहर रहा था, जो इंटेंस पेन हो रहा था, वो कम हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि आधे घंटे 40-45 मिनट बाद क्या हुआ कि ये साइड से थोड़ा मिट्टी वो छोड़ने लगा, क्योंकि सूख गया। अब हवा में निकलेंगे तो धीरे धीरे वो सूखते जाएगा। किनारे किनारे से वो छूटने लगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि पस बहने लगा, उसमें से पस निकलने लगा।
तो लगा कि ये तो घाव बह रहा है, और यकीन मानिए 1 घंटे बाद हमने हटाया तो वो घाव पूरी तरह से बह चुका था, और उसके बाद से कोई दर्द नहीं, पूरी तरह से बह चुका। इसके पीछे क्या लॉजिक, जो कुछ पढ़ा नहीं, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं, वो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा जिसने, उसने ऐसा ये कर दिया। गांव में उन लोग रहती हैं, वो क्या है कि अपने ये से अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, उनसे पुराने लोगों से, गांव के पुराने लोगों से ये चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, और वो चीज़ें सीख के और फिर उन्होंने हमें बताई। और ये इसके आगे इसका एक्सप्लेनेशन हमारा मेडिकल साइंस कभी भी नहीं दे सकता कि इसमें क्या रहा होगा। घाव वाले जगह पे तो जनरली हम लोग मिट्टी लगाने से बचते हैं। गाँवों में अभी भी ये है कि अगर कहीं कट फट जाता है तो उस पर बच्चे पेशाब कर देते हैं। हम तो ये समझते हैं कि यूरिन तो हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, तो वो एक्सक्रीशन है, मतलब कि जाहिर सी बात है कि उसमें इन्फेक्शियस एजेंट ही होंगे। लेकिन गाँवों में ये करते हैं, कहीं हाथ कट गया, घास वास कटने बच्चे जाते हैं और उनका हाथ कट जाएगा तो क्या करेंगे, उसी पे पेशाब कर देंगे। पेशाब कर देंगे, वो डेटॉल से ज़्यादा ये कर जाता है। हमारे यहाँ के फेमस नेता एक हैं, वो लालू यादव, वो भी कई बार अपने भाषण वाषण में इसका चर्चा किए हैं कि ये सब नया नया ही है, चुचला है ये डेटॉल वाला। हमारे टाइम में तो ये होता था कि हाथ कट गया तो उस पर पेशाब कर दिए और ये हो गया। ये मतलब हंसी वाली बात है, लेकिन इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है नहीं है। लेकिन उनको इन्फेक्शन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होती है, और वो ठीक भी हो जाता है कि जैसे ही वो पेशाब कर दिया तो उसमें क्या हुआ कि वो हाथ कट गया और उसने पेशाब कर दिया, वो ब्लड रुक जाएगा, वो बहेगा ही नहीं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, हमने कभी दिमाग लगाने का सोचा ही नहीं। हमको लगता था ये फालतू की बातें हैं, लेकिन जब बैठे हैं वीडियो बनाने, ये सारी चीज़ें याद आती हैं, समझ में आती हैं, गाँव में ऐसा ये होता है तो बता दिया। तो मतलब क्या है कि अब ये देखिए, वो मिट्टी वाली बात तो कोई कर सकते हैं, ये पेशाब वाला ये न करें, कोई लोग इसको ना आजमाएं। डेटॉल सेफ है, इसमें कोई ये नहीं है। ये हम लोग तो वही यूज करते हैं क्लीनिंग एजेंट के तौर पे, मतलब कि एंटीसेप्टिक कुछ यूज कर लिया, ये सारी चीज़ें यूज कर ली। हमको तो थोड़ा सा कहीं से एक पिन लग जाता है तो हम तुरंत ही क्या करते हैं कि हम लोग टेटवेक वगैरह ले लेते हैं, एंटी टेटनस ये ले लेते हैं। ये सेफ्टी रीजन से सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो सारी चीज़ें भी जो चली आ रही हैं पुरातन ये चीज़ों से, तो उनमें भी काफ़ी हद तक साइंस छुपा हुआ है। अभी इसी में हम चर्चा करेंगे कि जैसे चेचक, एक सिंपल सा ये ले लें, चिकन पॉक्स, काऊ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारी चीज़ें, मतलब कि चिकन पॉक्स में थोड़ा बड़ा बड़ा दाना होता है, काऊ पॉक्स वो जनरली ये में होता है, और स्मॉल पॉक्स वो थोड़ा छोटा दाना होता है। हमारे यहाँ माता जी आई हैं बोला जाता है कि मैया जी आइल बड़ी, भोजपुरी में मैया जी आइल बड़ी, ऐसे बोला जाता है कि माता जी आइल बड़ी, लेकिन असल में वो एक वायरस का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस का ये हुआ, वो हम उससे इन्फेक्टेड हो गए, उसका कुछ इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2-3 दिन का, जितने दिन का। पहले हमारे थोड़े थोड़े सिम्टम्स आएंगे, बदन टूटेगा, थोड़ा बुखार टाइप सिम्टम्स आएगा, धीरे धीरे दाना, सिर में दाना निकलेगा, फेस में दाना निकलेगा, पूरी बॉडी में धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। वायरल इन्फेक्शन है। पहले के समय में लोगों को ये चीज़ें नहीं पता थी, उनको नहीं वो मानना था कि ये कर। तो जब नहीं पता थी तो कुछ होशियार लोग जो उस टाइम के पढ़े लिखे होते थे, वो क्या करते थे कि किसी भी चीज़ को धर्म से जोड़ देते थे। धर्म से जोड़ देने में कभी भी, अभी के समय में भी देखते हैं कि किसी की फिल्म अगर नहीं चल रही, जैसे कि एक फिल्म आई आदि पुरुष, सभी मेकर्स को पता था कि महा बकवास फिल्म उन्होंने बनाई है, तो उन्होंने क्या किया कि प्रमोशन के टाइम में उसको धर्म से जोड़ दिया कि एक सीट, सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि एक सीट श्री हनुमान जी के लिए ज़रूर छोड़ें सिनेमा हॉल में, ताकि वो वहाँ आके विराजमान हो सके। वो अलग बात है कि वो वहाँ आते तो सबको गदा गदा उठा के मारते, लेकिन ये हुआ कि ना कि मतलब ये करें, तो मतलब उन लोग धर्म के नाम पे चलाना चाहते हैं। धर्म के नाम पे लोगों की एक आस्था जागती है, ये भी सही बात है। धर्म के नाम पे थोड़ा डर भी हो जाता है, जैसे कि मंदिरों में, मंदिरों के आसपास, उसके सामने कभी भी कुछ गलत काम नहीं करना होता, ये सबको पता है। घर में कहीं मूर्ति रखी हो, वहाँ कोई भगवान का अगर फोटो वोटो रखा हो, तो उसके सामने कोई कुछ गलत काम नहीं करना चाहता है, ये सारी चीज़ें सबको पता है। तो इसलिए पहले के समय में इस तरह की आपदाओं को धर्म से जोड़ दिया जाता था कि लोग उससे डरेंगे भी, थोड़ा अवेयर होंगे,
अब उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो जो जुड़ेंगे, जो धर्म से जोड़ दिया गया चीज़, तो लोग क्या करेंगे कि पूरी तरह जहाँ भी बात पूजा पाठ की आती है, देवी देवता की आती है, तो साफ सफाई पूरा रखा जाता है। क्यों सावन में लोग मीट मछली अंट शंट कुछ भी खाना छोड़ देते हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि सबसे पवित्र महीना है हमारा। तो सबसे पवित्र महीने में हमको क्या करना चाहिए कि पूरी तरह से शुद्ध सात्विक जो नेचुरली इंसान का ये है वो ही रहना चाहिए, तो उसमें रहते हैं हम। तो उसी तरह धर्म से जोड़ दिया गया। तो ये जो चेचक होता है, मैया जी आई हैं बोला जाता है हमारे यहाँ। जिस कमरे में उस मरीज को रखा जाता है जिस पे मैया जी आई हैं, मतलब चेचक हुआ है, उस कमरे को पूरी तरह से धो धा के साफ कर दिया जाता है। अगर मिट्टी नीचे फ्लोर में मिट्टी है, जैसे कि गाँवों के घर में अक्सर होता है ऐसा कि फ्लोर मिट्टी वाली होती है, तो उसको खूब बढ़िया गाय के गोबर से खूब बढ़िया लीप दिया जाता है और खूब फ्रेश कर दिया गया। गाय के गोबर से इसलिए लीपा गया क्योंकि देवी मैया आई है, ऐसा मानना है। उसके बाद उस कमरे को खूब बढ़िया से साफ सफाई करके रख दिया जाता है। दरवाजे पे एक पर्दा टांग दिया जाता है और उसी दरवाजे पे पर्दे के साथ में नीम की बहुत सारी डालियां टांग दी जाती हैं, पत्तेदार पत्ते के साथ में। उसकी खिड़कियाँ खोल के वहाँ पे भी नीम की पत्तियाँ और डालियाँ बहुत सारी टांग दी जाती हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो जो हवा आएगी तो नीम के पत्ते से होते हुए जो आएगी, तो नीम सबको पता है कि इस दुनिया में सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन अगर नेचुरल कुछ है और एंटीसेप्टिक कुछ है तो नीम का पत्ता है, नीम है। मतलब नीम का पत्ता का, नीम का उसका फल, नीम का पत्ता, नीम का दातुन, सबसे इजीली हर जगह मिलने वाला। अगर आपके आसपास में नहीं है तो कहीं भी सरकारी क्वार्टर वगैरह है, सरकारी आवास कहीं है, सरकारी कुछ भी योजना है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे आप जब जाएंगे तो उधर आसपास में आप देखेंगे कि नीम के पौधे लगाए ही लगाए हैं। वहाँ से आपको इजीली सस्ते में क्या फ्री में दातुन मिल जाता है, पत्ता मिल जाता है, ये इजीली। उस आदमी के पास सिर्फ एक ही पर्सन को जाना अलाउड होता है। उसके बाद उसके पास से आने के बाद वो भी साफ सफाई से, जो आदमी उसके पास जाता है, चूंकि वो देवी उस पर आई हैं तो इसलिए वो उस भाव से जाता है, अध्यात्म के भाव से कि हम देवी के पास जा रहे हैं, पूरी तरह से शुद्ध सात्विक मन से नहा धो के पूरी तरह से फ्रेश होके तब वो आदमी जाता है और जाके वहाँ बैठ के उसको नीम का पंखा डुलाता है। हमारे यहाँ ये होता है, हमको भी एक दो बार ऐसा हुआ है, तो हमारे साथ भी ये, हम लोगों को तो लगता था कि कितना बढ़िया ये है कि इतनी सेवा की जा रही है। और नहीं तो फिर उसके बाद तो गाँव में ऐसे ही डंडा और लाठी और चप्पल चल के आना बच्चों पे कॉमन सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। तो लाठी वाठी भी चलना कॉमन सी बात है। लेकिन उस टाइम में इतनी सेवा, हम लोग को तो अच्छा लगता था कि ऐसा ही बीमार साल भर में 3-4 बार पड़े, बीमार नहीं, ऐसा भी मैया जी आए। उसके बाद ये सारी चीज़ें, खान पान में शुचिता पूरा एकदम ध्यान रखा जाएगा कि क्या देना है क्या नहीं देना। शुद्ध सात्विक खाना, एकदम शुद्ध सात्विक में भी, उसमें भी ज़्यादातर मसाले वसाले वाले आइटम नहीं, एकदम उबला टाइप में ये। लेकिन हाँ, मनपसंद भी चीज़ें बन जाती थी उस टाइम में, कुछ साबूदाना वगैरह खूब अच्छा उस टाइम में जो जो हम लोग डिमांड करेंगे सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वो मरीज नहीं मांग रहा, वो मैया जी आई है वो मांग, तो ये सारी चीज़ें मिलती थी। अभी ये होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा अभी भी है। लोग इसी बहाने, ये उनको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता कि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें नीम वगैरह और ये सारा हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम करेंगे, एंटीसेप्टिक का काम करेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी इससे बूस्ट होगी, स्ट्रांग होगी, तो ये इन्फेक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो ये बिना जाने हुए भी ये लोग हमारे साथ ऐसा करते थे, हमको ये सारी चीज़ें ये करते थे। कुछ दिन के बाद पानी छानना होता था। पानी छानने में क्या होता था, बहुत तरह का प्रोसीजर होता था। उसके बाद से मतलब कि पूजा वजा भी होती थी, सही बात कहें तो पूजा वजा भी होते थे, क्योंकि उनको ये लगता है कि ऐसा है। उसके बाद से मतलब उसमें पूरा साफ़ सफाई पूरी तरह से फ्रेश करके, गर्म पानी वगैरह रख के पूरा बॉडी पोंछ के पूरा फ्रेश करा जाता था। ये सारी चीज़ें होती थी, अभी भी गाँवों में होती हैं। हालांकि अलग बात है कि अब धीरे धीरे लोग ये हो गए हैं, अब क्या करते हैं कि इस तरह के सिचुएशंस में तुरंत जाते हैं मेडिकल स्टोर पे कोई दवाई लेकर खा लेते हैं। नहीं देना हो तो अभी भी नहीं देना होता। उसके बाद जब हमारा वो ठीक हो जाता था, उसके बाद बहुत समय तक वो दाग रहते थे, जो चेचक का दाग रह जाता है, बहुत सारे लोगों को लंबे समय तक रह जाता है। तो उसके बाद होम्योपैथी में एक दवा आती है,
वो पापा जी ने वो दे दिया, उसके बाद से वो सारी दाग खत्म हो गए, पूरी तरह से खत्म हो कुछ ही दिनों में। तो मतलब क्या है कि वहाँ भी हमने कुछ भी दवा नहीं लिया, कहीं हॉस्पिटल में नहीं गए, कहीं कुछ भी उस तरह की चीज़ें नहीं ली हमने। सिर्फ उन लोगों को ये पता था कि ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे माहौल में रखने से ये मैया जी चली जाती हैं, उनकी सेवा इतने दिन करनी होती है, उसके बाद वो चली जाती हैं। और हम कह रहे हैं मेडिकल के भाषा में कि वो वायरस का असर कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे, तो उसके बाद आदमी ठीक हो जाता है। शहरों में अगर किसी को ये हो जाए, उतना समय किसके पास है कि ये सारा ड्रामा ये टंटा करे? ये ड्रामा नहीं है, ये बहुत सही चीज़ है, लेकिन किसी के पास समय है नहीं है। नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसकी फीस देंगे, और जो दवाएं आपको नहीं लेनी चाहिए वो दवाएं आपको दी जाएंगी, और फिर आपकी बॉडी को कमज़ोर करेंगे। काफ़ी समय तक वो आपका दाग नहीं जाएगा, उसके लिए स्किन के डॉक्टर को आप मिलेंगे। मतलब कि एक ही चीज़ के लिए आप 10 डॉक्टर को मिलेंगे, खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने रियल लाइफ से उठा के दिए। अब हम बात कर लेते हैं अंत में कि ऑटिज्म के फील्ड में, जैसे कि हमारे यहाँ जो चार्जेज हैं, बहुत सारे लोगों को वो भी महंगे लगते हैं। महंगे हैं कुछ लोगों के लिए। देखिए क्या होता है कि चीज़ें महंगी नहीं होती हैं। कौन तो शायद संदीप महेश्वरी का मैंने वीडियो देखा था कि कोई चीज़ जैसे कि है कि आपको मर्सिडीज कार खरीदनी है, तो कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए है कि वो एक मतलब कि वो सीडेंट्री मोड ऑफ लाइफ है, वो काफ़ी मतलब कि रईसी वाली ज़िंदगी के लिए ये है। तो वो है कि हमारे लिए वो एक सपना है कि हमारी लाइफ में एक बार वो उस तरह का हो जाए कि मतलब 1-1.5 करोड़ की कार हम खरीद लें। ये हमारे लिए सपना ही है, हमारे लिए भी है, एक आम आदमी के लिए भी है। लेकिन वही बात करें बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों की, जो अरबों खरबों कमा रहे हैं, उनके लिए वो कॉमन सी बात है। जैसे हमारे लिए 10-12 लाख 20 लाख की कारें होती हैं, उनके लिए वही चीज़ें हैं वो। तो क्या है कि अब वो कार महंगा, आप दोनों से कंपैरिजन करें तो कार तो महंगी नहीं है, हम गरीब हैं, ये अलग प्रॉब्लम है। उसी तरह जो लोग बोलते हैं कि ये है, तो क्या है कि चार्ज तो एक अपना है, उसका अपना ही है, लेकिन क्या है कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फाइनेंशियली, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमने कितनी बार कहा है कि जो भी नीडी लोग हैं, जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतने चार्जेज, या फिर उनको लगता है कि इतने खर्चे ये नहीं कर सकते, या फिर उनको लगता है कि रेगुलर बेसिस पे सेशन नहीं ले सकते, इतना खर्च है, हम उतना महीने में पे नहीं कर पाएंगे, तो आप हिचकिचाते हैं। हमने कितने सारे वीडियो में कहा है कि अगर क्लैरिटी के साथ आप बता देंगे कि आपको कोई फाइनेंशियल इशू है, तो हम नीडी लोगों की हेल्प करते हैं। कितना करते हैं, क्या करते हैं, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। हमको किसी से क्रेडिट नहीं चाहिए, हमको कहीं से फंडिंग नहीं चाहिए, हमको प्रशंसा नहीं चाहिए, हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ, जो लोग रियली नीडी हैं उनकी बातों से समझ में आ जाता है। उनसे जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट होने के नाते क्या होता है ना कि लोगों के दिमाग को पढ़ने का थोड़ा बहुत ये एक्सपीरियंस है। अभी तक कई हज़ार लोगों से मिले हैं, और दुखी लोगों से मिलते हैं तो दुखी लोग क्या होते हैं ना कि वो अपने वो एक्सप्रेशन चेंज नहीं करते हैं, उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो बाहर आता है, तो उसे समझ में आता है कि कौन लोग नीडी हैं, कौन लोग बस ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने आए हैं, तो समझ में आ जाता है। तो नीडी लोगों की हर संभव मदद हम लोग करते हैं। तो जितने लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, आप कहीं चार्जेज अफोर्ड नहीं कर पाते, देखिए क्या होता है। हमारे यहाँ जो चार्ज है वो तो है, आप किसी भी सेंटर में कहीं भी जाते हैं, अगर आप मेट्रो सिटीज़ वगैरह में रह रहे हैं, तो एक बच्चे की थेरेपी के लिए आपको मिनिमम महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्च आना। कैसे कि 12-12, 13-13 हज़ार रुपये की एक थेरेपी, वो 3-4 थेरेपी तो पकड़ा ही देते हैं आपको, तो ये 40-50 हज़ार रुपये इसी तरह का हो गया। आपका ड्राइवर का आने जाने का किराया भाड़ा सब लेके, अगर ट्रांसपोर्ट आप यूज कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर रहे हैं, जैसे ऑटो भी से भी आप जा रहे हैं, या फिर आपने ओला उबर कुछ भी लिया उसके से भी ये जा रहे हैं, तो महीने का 4-5 हज़ार रुपये का खर्च वो भी आपका हो जाना है। मतलब कि 50-55 हज़ार रुपये ऐसे ही कॉमनली। एक थेरेपी आपने ज्वाइन किया तो 12-13 हज़ार रुपये,
उसके बाद आपने किसी के साथ भेजा, अगर आप दोनों लोग बिजी हैं हस्बैंड वाइफ, किसी के साथ आप भेजते हैं बच्चे को, तो उस आदमी को रखने का महीने का 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा, जिस गाड़ी से जाएगा उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 10-12 हज़ार रुपया ऐसे ही हो गया। सब लेके जहाँ 12 हज़ार रुपया वो 7-8 हज़ार रुपया उस आदमी को दिया, 7-8 हज़ार रुपया आपने ट्रांसपोर्टेशन का दिया, तो 16-17 हज़ार रुपये वो, मतलब कि फिर यहाँ 25-30 हज़ार रुपये का खर्च बैठ रहा। इसके बाद आप क्या है कि वोट जो देते हैं, वोट चलिए अभी कई स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, तो इसी पे हम ये हमको पता है, इसलिए ऐसे चला, हम राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे बोले कि हमारे यहाँ चुनाव है तो हम सेशन नहीं ले पाएंगे, या फिर जो भी। जब हम लोग वोट करने जाते हैं ना किसी को, तो मैक्सिमम केसेस में हम क्या करते हैं, अपने धर्म का देखते हैं, अपनी जाति का देखते हैं, अपना रिलेटिव देखते हैं। और बहुत सारे वीडियो आते हैं, कहीं कहीं से वायरल होते हैं, तो देख रहे हैं कि एक मुर्गा और एक दारू साथ में दे रहा है, तो उसके नाम पे वोट दे देते हैं। वोट देने टाइम हम कभी भी ये डिसाइड करते हैं कि हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों को फ्यूचर के लिए सही क्या होगा। अगर ये डिसाइड हम करें तो फिर हमारा फ्यूचर सिक्योर। हम आम आदमी से हो सकता है कि हम कीवी आदमी हो जाए, हम ड्रैगन फ्रूट आदमी हो जाए, हम काजू आदमी हो जाए, हम मामरा बादाम आदमी हो जाए, महंगे आदमी हो जाए आम आदमी से। अगर सही चुनाव करें, सही नेता हम चुनें, तो वो सबके लिए, विकास के लिए करें। तो जैसे वोटिंग के ये में होता है कि हम लोग ब्लाइंड फेथ करके किसी को भी वोट दे देते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाते। वैसे ही जनरली हम क्या करते हैं ना कि इलाज के ये में भी हम करते हैं ना कि एक तरह से ब्लाइंड फेथ आप कर रहे हैं सामने वाले पे, क्योंकि आप उस बारे में अवेयर ही नहीं है कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। किसी ने ऑटिज्म बोल दिया, आपने कहीं से सुन लिया और आप उसको ऑटिज्म मान लिए, और फिर उसके बाद भेज रहे हैं। सामने वाला को डिग्री लिखा है, या फिर उसके बारे में मार्केट में ये है कि वो ऑटिज्म क्योर करता है, या फिर ऑटिज्म का ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, ऑटिज्म का रिहेबिलिटेशन करता है। आप उस पर भरोसा करके भेजा आपने। अब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये पता है आपको भी कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबा समय लगेगा इसमें। तो आपने उसको भेजा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप भी एक तरह से क्या होता है कि पूरी तरह से मतलब निश्चिंत होता है, कंफर्ट जोन में एक चले जाते हैं कि चलो हम भेज तो रहे हैं ना, आदमी लगा दिया, कार लगा दिया, बच्चे को भेज रहे हैं, टाइमली पैसा दे रहे हैं, बस इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, हमारा इतना ही रोल है। हम भेज दिए उसको, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ समय के बाद सैचुरेशन का फेज आता है कि जब आपको भी लगेगा कि नहीं भाई बहुत समय हो गया, इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। आप ब्लाइंड फेथ करके सामने वाले पे भेजे थे। बच्चे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम एज के, थोड़ा बहुत सुधार एज के हिसाब से आया कि एज थोड़ी बड़ी और एक्सपोजर थोड़ा बच्चों का मिला, जहाँ पे सेंटर पे जा रहा है, बाहर के दुनिया देख के थोड़ा बहुत वहाँ बैठते बैठते भी सीख जाता है। तो जैसे होता है कि गाँवों में आपको अनपढ़ लोग भी क्या होता है कि कभी कभार इंग्लिश के 2-4 टर्म बोल देते हैं, हिंदी काफ़ी अच्छा बोल जाते हैं, क्योंकि उनके आसपास के लोग बोल रहे हैं तो सुनते सुनते भी हो जाता है। वैसे ही ये होता है कि बच्चे में एज के हिसाब से भी इम्प्रूवमेंट आती है। आपको लग रहा है कि वहाँ जाने की वजह से हुआ, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल गंवा के भी बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे आए हैं हमारे पास कि जो कि इतना समय गंवाए हुए ब्लाइंड फेथ करके सामने वाले पे। जिस तरह हम लोग वोटिंग करते हैं सामने वाले के बारे में बिना जाने, उसके बैकग्राउंड के बारे में बिना जाने, अपना फ्यूचर बिना सिक्योर देखे हुए कि आगे हमारे लिए क्या करेगा, उसी तरह का हम लोग चुनाव भी कर लेते हैं कि इसके यहाँ, इस डॉक्टर के यहाँ भेजेंगे। वो हमको लगता है कि हमारा मसीहा है, जैसे कि हम लोग अपनी जात के नाम पे वोट दे देते हैं और ये कर लेते हैं, वैसे ही ये भी है कि हमको लगता है कि ये हमारा मसीहा है, ये हमारे बच्चे को ठीक करेगा, ये करेगा। उसके लिए हम आम आदमी हैं, जिसके लिए कि पहले वो टिकोला, फिर उसके बाद वो आम जिसका अचार लगाएगा, पहले टिकोला उसकी चटनी बनाएगा, फिर वो जो आम उसका अचार लगाएगा, और बाद में जब हम थोड़े से समझदार होंगे तो फिर वो उसको चूस जाएगा। तो जब आपको जब कुछ समय बाद जब समझ में आता है तो फिर आपको इधर उधर घुमाया जाता है, इस थेरेपी से उस थेरेपी में चल जाओ, उस थेरेपी से उस थेरेपी में चल। इसमें भी काफ़ी समय आपका लॉस्ट होता है, इसमें भी काफ़ी खर्च आपका लगता है, और इसमें इतना जो खर्च आया इसके लिए जिम्मेवार आप ही हैं, क्योंकि कैंडिडेट आपने सही सेलेक्ट नहीं किया था। आप उसका बैकग्राउंड जाने बिना, आप उसकी डिग्री देख के या फिर कहीं से सुन के आप उसको ये कर गए, आपने उससे बिना पूछे वोट दे दिया,
या फिर आपने उस डॉक्टर के पास ये करिए, मतलब दोनों को एक साथ चल रहा है। देखो हम क्या है कि हम फिल्म मेकर हैं नहीं कि सीक्वेंस वाइज ये करें तब कोई कहे कि ना फिल्म में एडिटिंग अच्छा ना हुआ, मतलब दोनों बातों को एक दूसरे से आप लोग को रिलेट कर लेंगे। हम यहाँ पे वोटिंग की भी बात कर रहे हैं और डॉक्टर की भी, मतलब चुनाव तो दोनों में है ना जी, सेलेक्ट तो आप ही को करना है ना, किसको जिताना है, किसको ये करना है। तो इस मामले से अगर देखें तो हम लोग जो चार्ज ये करते हैं इसमें हम एक गारंटी, एक श्योरिटी तो दे रहे हैं कि आपको जो चीज़ें हम जैसे समझा बता रहे हैं अगर आपने ईमानदारी से वैसे ही फॉलो किया तो आपके बच्चे में पहले ही महीने से इम्प्रूवमेंट की गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने लोग ईमानदारी से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं उन सभी को हम एक बात का आश्वासन देना चाहेंगे, मतलब कि फुल्ली आप लोग एकदम से रिलैक्स्ड हो जाएं कि आप सही जगह पे हैं। कि जितने नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके बच्चे को एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है ये तो हम बताएंगे ही बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये बातें भी समझाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम है वो किन किन कारणों की वजह से हुई है और इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है और कितना बड़ा रोल आपका हो सकता है और एक दूसरे के सहयोग से कितनी जल्दी हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि जब आप जुड़ेंगे तो पहले ही महीने से आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी, जो कि आपको साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल में कहीं नहीं दिखे होगे। देश दुनिया जहाँ से भी हमारा ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम होता है ना कि चलो इतना दूर, इतनी दुनिया भर तो कोशिश कर लिए, हाथ पाँव मार लिए, एक लास्ट कोशिश और करते हैं। तो आप वो लास्ट कोशिश ही करके आप हमारे साथ जुड़ के एक बार देख सकते हैं। आप पाएंगे कि जब से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके बच्चे में काफ़ी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे उम्मीद की किरण एक जागने लगेगी कि आपका बच्चा क्योर हो सकता है। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि पेरेंट्स का अवेयरनेस ज़रूरी है, जैसे वोटर्स का अवेयरनेस ज़रूरी है कि उनके हित के लिए, देश हित के लिए कौन सही है, वैसे ही पेरेंट्स का अवेयरनेस ज़रूरी है कि आपके बच्चे के हित के लिए, आपके हित के लिए कौन ज़रूरी है। और इसमें हम इसको कोई हो सकता है कि कहे कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, लेकिन हम उतने ये नहीं हो चुके हैं, उतने पारंगत नहीं हो चुके हैं, उतने परफेक्शनिस्ट नहीं हो गए हैं, लेकिन कोशिश जारी है। ज़िंदगी भर सीखना रहता है। होता है ना कि लाइफ इज ए लेसन, तो जब लाइफ ही लेसन है तो होल लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहना है, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ तो सीखना है, लेकिन जो चीज़ें सीख रहे हैं, जो चीज़ें समझ रहे हैं, हम उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी करना चाहते हैं और उसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। और इस फील्ड में आने से पहले भी हमको कभी भी ये नहीं था कि फील्ड में जाना है कि इसमें पैसा ज़्यादा है, कभी भी उस तरह का ये था ही नहीं। मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इस फील्ड में तुमको जाना है और फिजिशियन नहीं बनना है, एक जगह बैठ के तुमको दवा लिख के पेशेंट को नहीं दे देना है कि चलो महीना 2 महीना बाद खाया, ठीक हो गया तो भी आया, नहीं हुआ तो कहेगा कि इतना तो दवाई दिए थे नहीं ठीक हुए, ठीक हुआ तब क्या कहेगा कि क्यों जाए मिलने, आपको मेरे रिलेटिव लगते हैं कि जाकर मिलेंगे उनसे। तो दोनों सिचुएशन में तुमसे दोबारा मिलने नहीं आएगा। कोई मिलने आ भी गया तो तुमको समझ नहीं आएगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, तुम सही हो कि नहीं हो। रिहैबिलिटेशन के फील्ड में जाओगे तो हमेशा पेशेंट से गेट टुगेदर होते रहेगा, तो उनमें क्या प्रोग्रेस हुई ये समझ में आए, इसलिए हमने ये फील्ड चुना। और क्या होता है कि मैक्सिमम लोग अपने प्रोफेशन से खुश नहीं होते और फिर उनको लगता है कि वो किसी दूसरे काम के लिए बने हुए हैं, तो फिर उनके लिए वो एक है बस्सी, एक कॉमेडियन है, सॉरी वो बस्सी नहीं है, एक रवि गुप्ता करके एक कॉमेडियन है, कि वो एक लाइन बोलते हैं कि मतलब कि अगर किसी काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो तुम ये मत सोचो कि तुम किसी दूसरे काम के लिए बने हो सकता है कि तुम हरामखोर हो। मतलब ये कॉमेडी पर्पज से कहा गया है और वो आप लोग देख सकते हैं। हम वीडियो किसी का नहीं लगाना चाहते हैं, कॉपीराइट वगैरह का मामला ना हो।
तो मतलब ये फनी वे में कहा गया है, लेकिन सही बात है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें नहीं मन लग रहा तो उसमें ये करें। बहुत सारे लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं भी होते हैं, लेकिन हम अपने काम से, अपने प्रोफेशन से फुल्ली सेटिस्फाइड इसलिए रहते हैं कि हमारे पेशेंट्स जितने भी हैं उनमें सब में भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा है और आप लोगों का सहयोग है, पेरेंट्स का ईमानदारी से हमारी बात को मानना है, इसमें हम एक निमित्त मात्र है। मतलब कि एक वाया मीडिया हम हैं कि आप हमारे थ्रू गुजरते हैं तो उसके बाद से बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रही है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है, और ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। और हम इसके लिए उन सभी पेरेंट्स के आभारी हैं कि जो हमारी बात को सीरियसली लेते हैं। अभी के टाइम में बाप बेटे को सीरियसली नहीं लेता है, बेटा बाप को सीरियसली नहीं लेता, उस टाइम में आप हमारी बात सुनते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। कभी कभार मेरा अप्रोच काफ़ी रूड भी होता है, हम कई बार लोगों को डांट भी देते हैं, लेकिन फिर भी आप बुरा नहीं मान के उसको पॉजिटिवली ले लेते हैं और एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के तौर पे ले लेते हैं, और उसके बाद से आप सही से काम करते हैं और बच्चों में इम्प्रूवमेंट होती है, तो अपने आप को भी, हमको भी सुकून मिलता है सुन के। और इसी ये से हमने मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया जो ये करा है, ये मुहिम हमारी धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रही है। और इस तरह के लोग जो भी ये करते हैं, अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं, धीरे धीरे वो और लोगों तक बातों को पहुंचा रहे हैं। हमारा मैसेज बहुत कई सारे देशों में 35-40 कंट्रीज तक में लोगों के पास पहुंच चुका है। इसमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया है और उसके बाद काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो देखिए, बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल, ये हम हमेशा बोलते हैं और हमेशा बोलते रहेंगे। सहयोग सबका ज़रूरी है, सबका साथ सबका विकास वाली जो बात होती है, तो सबका सहयोग ज़रूरी है। एक दूसरे के सहयोग से हम ऑटिज्म को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और सिर्फ इसी को नहीं, पूरी तरह से हम ऑटिज्म मुक्त भारत ही की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोग मुक्त भारत भी बना सकते हैं अगर सही से चीज़ों को फॉलो करें, अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति पे हम लौटें। तो भौतिक युग में आप भी जी रहे हैं, हम भी भौतिक युग में हैं। हम गांव में थे तो ऐसे नहीं थे, ये जो हम पहन रहे हैं, ये नहीं करते थे। ऐसे ही बस सिलाया हुआ जो हमारा ये होता है फॉर्मल शर्ट पैंट, वो भी पुराने स्टाइल में वही पहन के चलते थे। इस तरह का ये नहीं था कि अपने मनपसंद जो जब मन में आया ये खरीद लिया, कितनी महंगी से महंगी चीज़ है, जब मन में आया खरीद लिया। कुछ भी ये करना हुआ, कहीं ट्रिप पे निकलना हुआ, कहीं फिल्म देखनी हुई, कुछ भी ये है, पैसे आ रहे हैं जब भी ये करना, कुछ भी कर लिया। पहले ऐसे नहीं थे। मतलब ये था कि उस टाइम उस तरह का माहौल, जिस माहौल में थे वैसे थे। अभी यहाँ हैं तो ऐसे हैं, और इससे हो सकता है कि बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में जाएं और थोड़ा मॉडर्न हो जाए। फटे चिटे कपड़े तो नहीं पहनेंगे, ये तो पता है, पक्का पता है कि वो सब चीज़ें तो कभी भी नहीं करने वाले हैं। मॉडर्न होने के नाम पे क्या करें कि अब कान में ये कर लें, वो झुमका पहन लें, और उसके बाद से अलग अलग कलर में बाल कलर कर लें, और फिर वो क्या है कि अलग अलग कलर के 2 तरह के जूते पहन लें, और उसके बाद और अनशन चीज़ें, ये सब चीज़ें तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन भौतिक युग के साथ कदम से कदम मिलाते हुए भी जड़ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पता है कि ऐसे ही होल लाइफ स्वस्थ रहा जा सकता है, निरोग रहा जा सकता है। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। जब शरीर एक्टिव रहेगा तभी तो सारी चीज़ें ये कर पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ अभिभावनाओं में बह के, हम तो स्क्रिप्ट में आते नहीं हैं। अब ये एक्सपीरियंस की बात थी और इतने सालों का एक्सपीरियंस था, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे इस बात का, और इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।